2024 ने भारतीय जनता पार्टी को अलार्म कर दिया था कि अपने आप को दुरुस्त कीजिए, वरना अखिलेश यादव बहुत तैयारी के साथ डटकर सामने है। संघ, संगठन, सरकार तीनों ने तमाम लेवल पे उसका मंथन किया। बताते हैं कि जिले और मंडल लेवल तक पे चीज़ें हुई। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी उनमें कुछ कमी रह गई है, या वो सिर्फ एक खाना पूर्ति की तरह जितने भी मंथन थे वो सारे रहे? मुझे वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में। अपोजिशन का आरोप था कि भाजपा अगर आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। ये मामला टाइट है, हल्का नहीं है साहब। नाकों चने चबाने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को। लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी की जान होता है वो आखिर में बहुत सी चीज़ें भूल जाता है, भुला देता है। तो अखिलेश यादव को भी इस बात का इल्हाम होता है कि कुछ तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में जो आखिरी समय में गेम बदल देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरह आपने हाल के दिनों में देखा होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका 2022 के असेंबली चुनाव में बढ़ा नहीं, वो गले से ऊपर तक पहुंच गया था और उसका परिणाम उनको प्राप्त हुआ। ब्राह्मणों के वोट बैंक को साधने के लिए कभी कुछ किया जा रहा हो तो इसी मंत्रिमंडल विस्तार में ये दोनों चीज़ें सध पाएंगी एक साथ, इधर ओबीसी और उधर सवर्ण? नहीं, सवर्ण को साधना तो होगा। अखिलेश को और उनके साथियों को ये मौका मिल गया कहने का कि कहाँ है भगवान राम का प्रभाव। उन्होंने कहा कि ये कहते थे हम राम को लेके आए और राम ने खुद ही इनको जो अपने से डिसोन कर दिया है। तो साहब तो डिसोन तो किया ही है, ये तो मौका तो मिल गया उनको बात कहने का। राहुल गांधी, अखिलेश यादव चाहे संसद में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे सभा में हो, चाहे मीडिया के सामने हो, सबसे बड़ा इशू उनका होता था जातीय जनगणना, सबसे बड़ा इशू होता था। इसी ओबीसी वाली जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं तो भाजपा वही कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रही है। वो कैलकुलेशन तो जरूरी था बिहार जैसे राज्य में, और आगे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी जरूरी होगा। कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने क्षेत्रीय छत्रप जो भी बनाए अपने दौर में 2-3 जिलों में, वो सब वही ओबीसी बिरादरी के बनाए। वर्मा बनाए, कुर्मी बनाए, यादव बनाए। हाँ, यादव ज़्यादा बनाए। समाजवादी पार्टी के साथ बुराई क्या है? बुराई यही तो कही जाती थी उसकी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, तो जाहिर सी बात है फिर भाजपा को क्या कमंडल छोड़ के मंडल पकड़ना पड़ेगा। बात तो वही हुई। कमंडल में रह क्या गया मुझे बताइए? कमंडल में क्या बचा है पॉलिटिकली? काशी मथुरा का तो नारा दिया रहता है। काशी मथुरा पे कोई अट्रैक्शन आपने देखा? कुछ रिस्पांस आपने देखा? अयोध्या का तो काम बराबर हो गया। राम से बढ़कर जो है वो जाति की राजनीति हो गई। साहब, राजनीति ऐसी है जिसके लिए आपको समस्त कर्म करने पड़ते हैं, हर प्रकार का दांव खेलना पड़ता है। अच्छा जी, आपने अखिलेश यादव को आपने जैसे बताया कि 24 से जाहिर सी बात है माइलेज ले रहे हैं और अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा जमीन की राजनीति की, अभाव का जीवन जिया उन्होंने बहुत सालों तक। ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को वो वैसे नहीं हैंडल कर पाए जैसा मुलायम सिंह करते थे। मानते हैं आप इसको? कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के राजनीति के समय में भी तो बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत चीज़ें बदल गई। मायावती की रेलेवेंसी कैसी देखते हैं इस 27 के चुनाव में? इस स्थिति के लिए मायावती स्वयं दोषी हैं, उनके अतीत के अपराध दोषी हैं। ये कहा जाता था कि लिस्ट ये बीएसपी से सिर्फ जारी हो रही है, तैयार भाजपा ऑफिस में की गई है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये सरकार लेकिन इससे मिलती जुलती स्थिति तो कहीं न कहीं जरूर रही, तभी तो ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं। आइए, यानी ओवैसी और मायावती इन दोनों की भूमिका लगभग एक जैसी रहने वाली 27 के चुनाव में। मतलब चूहा कितना भी मोटा हो जाए तो भी आप समझ लें अधिकतम कितना मोटा होगा। मौजूदा दौर के अपने सच होते हैं, झूठ होते हैं, अफवाहें होती हैं, कहानियाँ होती हैं, लेकिन
जो इतिहास होता है उसमें कोई कुछ बदल नहीं सकता, इसीलिए कहते हैं इतिहास में ना आप जोड़ सकते हैं ना कुछ घटा सकते हैं। जो जैसा हुआ वैसा दर्ज हो गया, और इतिहास हमेशा जिस भी दौर में रहेगा रेलेवेंस रहेगा। नमस्कार, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत बज़ लाइव। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनकी कलम ने न केवल सामाजिक, राजनीतिक, बल्कि उत्तर प्रदेश में करीबन 4 दशक का एक पूरा इतिहास न केवल अपनी कलम से कलमबद्ध किया, बल्कि उन्होंने उस इतिहास को जिया भी है। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत तिवारी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत बज़ लाइव पर। धन्यवाद धन्यवाद। हेमंत जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि अब 2027 को लेकर जो चुनावी माहौल बन रहा है, तो इस बार भाजपा के लिए काफ़ी टफ चुनाव है और समाजवादी पार्टी के लिए एक तरीके से तीसरी बार अगर कुछ वैसे ही नतीजे रहे जो कि 22 में रहे, तो मुझे लगता है कि उनके लिए भी बहुत मुश्किल चुनाव है। तो फिलहाल आप चुनावी लहर या चुनावी माहौल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश राजनीतिक दृष्टि से पिछले 12 सालों से पूर्व प्रदेश रहा है जी। लेकिन ये जो 10वां साल था, यानी 2024 जी। 2024 ने भारतीय जनता पार्टी को अलार्म कर दिया था कि अपने आप को दुरुस्त कीजिए, जी। जनता की नब्ज को समझिए, तभी आपकी जीत की जो एक श्रृंखला है वो आगे बढ़ पाएगी। वरना अखिलेश यादव बहुत तैयारी के साथ डटकर सामने है। लोकसभा चुनाव के जो पिछले परिणाम है आपको याद होंगे। जी। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो संपूर्ण देश में भारतीय जनता पार्टी के लिए कमाऊ पूत की तरह होता था जी। कि अगर किसी अच्छे राज्य में खराब प्रदर्शन हुआ तो उत्तर प्रदेश उसकी भरपाई कर देगा। बिल्कुल। वही उत्तर प्रदेश खुद इतना पिछड़ गया भाजपा के लिए कि जितनी सीटें यहाँ कम हुई लोकसभा की, मात्र 30 सीटें से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपने दम की, यानी अकेले दम की सरकार बनाने से वंचित रह गई। बड़ा झटका था। झटका किन परिस्थितियों में मिला, वस्तुतः उसका संपूर्ण विवेचन और जो कमियां थी उसको दूर करने के उपाय की जो चेतावनी थी वो 2 साल पहले मिली थी। उसके बाद उसको सिस्टम को पटरी पे लाने की ज़रूरत थी। मुझे लगता है कि हालात बहुत ज़्यादा बदले नहीं हैं और अखिलेश साल 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा रोड़ा बन रहे हैं। मामला गंभीर है, मामला संकीर्ण है। भाजपा को दिक्कत हो सकती है अगर आने वाले कुछ महीनों में कुछ ऐसे उपाय नहीं किए गए जो भाजपा की रिकवरी का साधन बने। अच्छा, तो 24 की जैसे आपने बात की, तो 2 साल हो चुके हैं उस बात को, और संघ, संगठन, सरकार तीनों ने तमाम लेवल पे उसका मंथन किया। बताते हैं कि जिले और मंडल लेवल तक पे चीज़ें हुई। तो क्या आपको लगता है कि अभी भी उनमें कुछ कमी रह गई है, या वो सिर्फ एक खाना पूर्ति की तरह जितने भी मंथन थे वो सारे रहे? मुझे वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स में। वर्कर्स की फौज बहुत ताकतवर है भारतीय जनता पार्टी की। उस 2014 के बाद से जितने इलेक्शन हुए, 2014, 2017, 2019, 2022 और फिर 2024 ऐसा साल था जब पहली मर्तबा मैंने अपने 4-4.5 दशक के अनुभव में ये महसूस किया कि भाजपा का कार्यकर्ता जो अपनी सक्रियता के लिए जाना जाता था वो अपेक्षाकृत कम सक्रिय हुआ। हार का जो सबसे बड़ा कारण सामने आया वो यही तो था कि साहब, अपोजिशन का आरोप था कि भाजपा अगर आई तो संविधान बदल देगी और आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा।
जी। ये बात ओबीसी और दलितों में बहुत तरीके से उनको समझाई गई, उसका असर हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम, जिसका पर्डाफालिया इतना बड़ा है, जिसके पास पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय प्रमुख तक के लोग होते हैं, अगर वो पूर्व की भांति सक्रिय होते तो उन्होंने अपोजिशन के इन दावों को, इन आरोपों को खंडित किया होता ना। वो कहाँ गए जनता के बीच में बताने कि साहब ऐसा नहीं होने वाला है, फर्जी अफवाह। अगर ऐसा किया होता तो परिणाम ऐसे थोड़ी होते। और वैसे भी सामान्य दृष्टि से वर्कर बहुत सक्रिय नहीं दिखा। तो वर्कर सक्रिय नहीं होगा तो आपकी ताकत कमज़ोर होगी, जो 2024 में साबित हो चुका है। ऐसी सूरत में वर्कर्स को एक्टिवेट करना, उनके भीतर जो निराशा का भाव देखा गया उसको दूर करना, उनमें एक स्पार्क लाना पहले की तरह, ये ज़रूरी था। भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस रफ्तार में ये काम हुआ है जिस रफ्तार में रिकवरी के लिए ज़रूरत थी। तो इसलिए फिर कह रहा हूँ कि मामला टाइट है, हल्का नहीं है साहब। तो आपके हिसाब नाकों से चने चबाने पड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी को। जी, तो आपके हिसाब से अगर कार्यकर्ता नाराज था 24 में, जो कि 14 से 22 तक ठीक था एकदम, तो 24 वाले चुनाव में ऐसा क्या हो गया, या उन बीते सालों में क्या हुआ कार्यकर्ता के साथ? क्या उसके काम नहीं हुए, या कार्यकर्ता को वो जिसे कहते हैं पॉलिटिकल माइलेज नहीं मिला, या उसको वो स्थान नहीं मिला? क्या वजह थी उनकी नाराजगी देखिए, की? वर्कर जब 20 साल मेहनत करता है, जी, उसके बाद आपकी दल की सत्ता होती है, तो उसकी अपेक्षाएं स्वाभाविक रूप से होती हैं। सामान्य अपेक्षाएं भी होती हैं, सब हर वर्कर की होती है, हर पदाधिकारी की होती है। तो उसको कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उसके जो स्थानीय काम होंगे या उसको कोई ज़रूरत रही, उसको लगा होगा कि हमको तवज्जो मिलनी चाहिए, नहीं मिली होगी। बहुत सी जगहों पर इसी बात को लेकर के नाराज़गी थी कि जब दूसरे दलों की सरकार होती है, चाहे समाजवादी पार्टी की हो या बसपा की हो, तो उसके वर्कर, उसके पदाधिकारी, उनको ज़्यादा अहमियत मिलती है। उनकी बातें पुलिस, रेवेन्यू के अफसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर्स, ये सब लोग सुनते हैं, या उसका थोड़ा सा एक औरा अलग किस्म का होता है। ये तो सामान्य अपेक्षाएं होती हैं। तो कहीं न कहीं निराशा थी वर्कर्स में 2024 में, इसमें कोई शक नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूरी था कि उसके भीतर की जो कुंठा या निराशा थी, जिसके नाते उसकी शिथिलता सामने आई, उसको दूर करें। कोशिशें हुई हैं, लेकिन फिर कह रहा हूँ, पर्याप्त नहीं है। लड़ाई बहुत ज़बरदस्त है आज की तिथि में, इस वक्त जब मैं पंकज त्रिपाठी से बात कर रहा हूँ। तो वैसे हमने भी लोगों से बात की, और जो बात आपने कही, यही एग्जैक्टली मैसेज जो है वो जाहिर सी बात अगर हम तक पहुंचा है, हमारे और आप तक पहुंचा है, तो पार्टी के शीर्ष हाईकमान तक तो पहुंचा ही होगा। लेकिन अब बता रहे हैं कि अभी भी कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है, और बार बार जो आप बात कह रहे हैं, यही बात दबी जबान से जो है कार्यकर्ताओं के बीच भी होती है। और कुछ नेता भी कहते हैं, जो मिड लेवल के नेता हैं, कि भाई कार्यकर्ता नाराज़ है, लेकिन वो सब बेचैन है कि कार्यकर्ताओं को आखिर संतुष्ट कर पाना उनके बस की बात नहीं है, क्योंकि मिड लेवल के नेताओं के भी काम नहीं हो रहे हैं। देखिए, काम होना ना होना बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। हर कार्यकर्ता का काम भी नहीं होता। कार्यकर्ता को चाहिए कि उसको उचित अवसर पर शाबाशी मिले, उसकी पीठ थपथपाई जाए, और जो ऊपर के लोग हैं, चाहे विधायक हों, मंत्री हों, संगठन से जुड़े लोग हों, वो उनको थोड़ा तवज्जो दें। ज़रूरी थोड़ी ही हर व्यक्ति कोई काम है थाने से या पुलिस से, और हाँ काम होता है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी बात पे नाराज़गी हो जाए। ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं कई बार संगठन की बैठकों में, संगठन की बैठक के बाहर, और कई बार तो ग्राउंड पे आपने खबर देखी होगी, उन्होंने कहा भाई अफसरों को डांटा है कि जो कार्यकर्ता या लोग जो जेन्युइन बातों की सिफारिश लेकर आते हैं उसको सुना जाए। लेकिन साहब, ये जो ब्यूरोक्रेसी होती है, ये जो अफसर होते हैं, ये बहुत धूर्त होते हैं, बहुत कलाकार होते हैं। इनको लगता है कि जिन नेताओं से, जिन मंत्रियों से, आज पॉलिटिकली जिन हैवी वेट से इनका काम सधता है, उनको साधते रहो। वर्कर्स वगैरह को निगल करते हैं। और याद से नहीं, किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, अफसर तो हमेशा ऐसे करते हैं। तो ऐसी सूरत में मुझे लगता है
कि ये जो सिस्टम से जुड़े अधिकारी गण हैं या जो पूरा तंत्र है, उस तंत्र से जुड़े लोगों को थोड़ा टाइट करने की ज़रूरत तो भाई रही है। अगर कोई थानेदार किसी एक पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को 2 डंडे मार देता है तो जाहिर सी बात है पूरे क्षेत्र में इसकी खबर जाएगी जी, तो निराश होगा। बिल्कुल। तो इस तरह की परिस्थितियों से थोड़ा बचना चाहिए। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी है और आमतौर पर देखा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी की जान होता है वो आखिर में बहुत सी चीज़ें भूल जाता है, भुला देता है। तो जिन लोगों ने 2024 में शिथिलता बरती, जिनकी निष्क्रियता रही, जिन्होंने अपेक्षित परिश्रम नहीं किया, उनको भी कहीं न कहीं से इस बात का इल्हाम तो होगा ही कि भाई हमने थोड़ा मेहनत कर दिया होता तो ये सब चीज़ें शायद नहीं होती, परिणाम बेहतर होता। तो वो तो चीज़ें सुधर सकती हैं और ये मोटिवेशन की बात है। भारतीय जनता पार्टी मोटिवेशन की तो मास्टर है, इसमें कोई शक नहीं। उनके पास आज की तारीख में जो सिस्टम है संगठन चलाने का, चुनाव लड़ने का, चुनाव के सूक्ष्म प्रबंधन का जी, और चुनाव के पहले पूरे रण क्षेत्र के अध्ययन का, उसके आसपास कोई और दूसरी पार्टी ठहरती ही नहीं। चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर है उसका सिस्टम। अच्छा, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का बड़ा विषय है। जैसे ओबीसी वर्ग की नाराजगी एक बहुत बड़ा मैटर है। अपर कास्ट की भी नाराजगी इधर देखी गई है, खासतौर से ब्राह्मणों की। हालांकि ब्राह्मणों के बारे में तो मेरा मानना है कि ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं वो थोड़े वक्त बाद भूल जाते हैं। 2-4 महीना गुजरा, भूल गए क्या हुआ था, तो साथ तो भारतीय जनता पार्टी का देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ ब्राह्मण लगातार देता रहा है, लगातार देता रहा। जब दूसरे जातियों के समर्थक भाजपा से टूट गए या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही तो भी ब्राह्मण उनके साथ रहा। एक तरीके से मानिए अपर कास्ट भी साथ रहा। तो लेकिन ये जो ओबीसी वर्ग की नाराजगी, हालांकि उसको दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी कोशिशें की है। ओबीसी वर्ग में खास तौर से जो कुर्मी जात है, कुर्मी जात में 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का बम्पर सपोर्ट किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त कुर्मी जात से ही थे। फिर उसके अलावा कुर्मी जात के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उत्तर प्रदेश में, एमएलए और सब थे, एमएलए एमएलसी थे। उसके अलावा एक तरीके से आप कह सकते हैं आउटसोर्सिंग के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना दल था जिसका अपना कुर्मी जाति में बड़ा आधार है। तो ये सब होने के बावजूद कुर्मी जाति का एक बड़ा हिस्सा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गया, जो पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक होता था। तो ये सब चिंताएं भारतीय जनता पार्टी के साथ थीं और अभी हैं, उसको दूर भी करना उनकी जिम्मेदारी है उनकी, वरना दिक्कतें बढ़ेंगी। हालांकि अभी आपने देखा होगा कि पंकज चौधरी उसी जात से आते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को आने वाले कुछ महीनों के भीतर यह दिखाना होगा और ओबीसी वर्ग में यह संदेश देना होगा कि हम आपकी आबादी यानी आपकी संख्या के दृष्टि से आपको अहमियत दे रहे हैं। और अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जो संभावित है, जिसकी बड़ी चर्चा है, तो आप देखिएगा ओबीसी वर्ग के लोगों को तवज्जो मिलेगी। हालांकि मैंने आपसे अभी तक 4 बार कहा कि मामला टाइट है उत्तर प्रदेश में और बहुत तगड़ी फाइट है उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास हम लोग अगर उस पर दृष्टि डालते हैं तो ये भी होता है कि उनके पास बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसका वो इस्तेमाल करते हैं और आखिर में परिणाम अपने पक्ष में कर लेते हैं। कई स्टेट्स में हमने देखा, जिन स्टेट्स में माना जा रहा था हरियाणा और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्य में, इस बार तो बीजेपी गई
लेकिन उन्होंने वहाँ कमाल कर दिया। जी महाराष्ट्र में आपने देखा, तो मुझे लगता है कुछ ऐसी स्कीम्स वगैरह ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में लाएगी, जिसका व्यापक और प्रत्यक्ष प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा, और वही उनके पास एक बड़ा बड़ा अस्त्र है, वही उनका ब्रह्मास्त्र है। बिहार में देखा आपने, लाडली बहन योजना, महिलाओं को सीधे उनके खातों में पैसे जाना। महाराष्ट्र में लाडकी बहना योजना, उसके पहले मध्य प्रदेश वगैरह में आप देख चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं, और ऐसा माना जाता है या देखा गया है, माना क्यों न जाए, चूँकि देखा गया है इसलिए माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तुरुप के कई इक्के होते हैं, कई तरह के इक्के होते हैं, जिसका वो मौके पर इस्तेमाल करती है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस्तेमाल का समय आ गया है। तो अखिलेश यादव को भी इस बात का इल्हाम होता है कि कुछ तो ऐसा है भारतीय जनता पार्टी में जो आखिरी समय में गेम बदल देते हैं। हालांकि अखिलेश यादव की तरह आपने हाल के दिनों में देखा होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है। हालांकि कॉन्फिडेंस लेवल तो उनका 2022 के असेंबली चुनाव में बढ़ा नहीं, वो गले से ऊपर तक पहुंच गया था, और उसका परिणाम उनको प्राप्त हुआ। वो अपनी सरकार मान करके चल रहे थे और 111 सीटों पे सिमट गए। तो ये जनता है, जनता चीज़ों को देख करके तय करती है। लेकिन हैट्रिक की उम्मीद रखने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी बड़ी कठिन लड़ाई है आज की तिथि तक। जी अच्छा, जैसे आपने बात की भी 24 की कि भाई अखिलेश यादव एक टफ चुनौती पेश कर रहे हैं भाजपा के लिए, तो इसका मतलब ये मान सकते हैं क्या कि 24 के जो नतीजे आए, चुनाव परिणाम आए जो लोकसभा के, वो सपा की मजबूती और पीडीए के नारे के ज़्यादा पेनिट्रेट होने के मुकाबले जो है वो भाजपा की अपनी कमजोरी की वजह से था, ऐसा था? नहीं, सपा ने बहुत स्ट्रेटजिक तरीके से काम किया। जी उन्होंने उन वर्गों की बात लगातार की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी में ये इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि जैसे ये संदेश, ये बयान, ये प्रचार लगातार हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आई तो संविधान में संशोधन कर देगी, भारतीय जनता पार्टी आई तो ये दलितों और ओबीसी का रिजर्वेशन चला जाएगा। ये इस तरह की अफवाहें या इस तरह की चर्चाएं हैं जो पूरे वर्ग को प्रभावित करती हैं, चाहे धोखा ही रहा हो, लेकिन इस तरह के मैसेज जब जाते हैं तो उसका बड़ा असर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी का तो काम ये था कि उसके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी वर्कर्स फोर्स है। तो उनका काम ये था कि इसको जो इस तरह की अफवाहें थी उसको जा करके खारिज करते ज़मीनी स्तर पर। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी तो गांव-गांव, मोहल्ला और उप मोहल्ला तक की पार्टी है, उसके पास वर्कर हैं। तो आखिर वो सक्रिय उतना क्यों नहीं हुए? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी जिला मुख्यालय पर जा करके चुनावी सभा में कह सकते हैं कि ये अफवाह है या इस तरह की कोई बात नहीं है, अपोजिशन इसका दुष्प्रचार कर रहा है, तो वही बात तो प्रधानमंत्री का संदेश जमीन तक जाना चाहिए था। कहाँ गया? कहाँ गए लोग दलित बस्तियों में, ओबीसी की बस्तियों में? और उन्होंने कहा कि नहीं अफवाह है, बल्कि उल्टे भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने मेरठ में अरुण गोविल, जिनको कलयुग का पर्दे का राम कहा जाता है, उन्होंने भी यही बात कह दी। और सबसे बड़ी बात, जो राम के स्थान पर बैठे हुए सांसद थे लल्लू सिंह, उन्होंने ये बात सार्वजनिक बैठक में कही, तो अपोजिशन को मौका मिल गया उनका। देखिए साहब, ये सुनिए, ये तो सीधे सीधे कह रहे हैं उस चीज़ को वर्कर्स जो भाजपा के खारिज नहीं कर पाए। ये बड़ा नकारात्मक एक स्थिति रही। उसके नाते देखिए उसका नतीजा क्या था।
पूरे अयोध्या मंडल में, जहां भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन के कुछ समय पहले ही प्रभु राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक बड़ा स्तर पूरा कर लिया था, उस पूरे अयोध्या मंडल में भारतीय जनता पार्टी की बोहनी होना मुश्किल हो गई। बोहनी नहीं हुई। अब संसद में उसी को लेकर नैरेटिव भी पीडीएल अखिलेश जो है पीडीए का नाम लेकर अखिलेश को और उनके साथियों को ये मौका मिल गया कहने का कि कहाँ है भगवान राम का प्रभाव। उन्होंने कहा कि ये कहते थे हम राम को लेके आए और राम ने खुद ही इनको जो है अपने से डिसोन कर दिया है। तो साहब तो डिसोन तो किया ही भाई, ये तो मौका तो मिल गया उनके बात कहने का। उन्होंने कहा। तो हेमंत जी एक चीज़ बताइएगा, जैसे आप हम अभी राम की भी बात हो रही है और आरक्षण की बात हो रही है, मंडल और कमंडल की राजनीति को जो है मेरे ख्याल वो पूरा दौर आपने जो है जी कलमबद्ध भी किया होगा। तो मुझे लगता है क्या ये यूजीसी और ये सब मिला के जो चल रहा है, ये क्या उसी दौर का एक छोटी सी कोई झांकी है क्या, कि जिस तरीके से यूजीसी को लेकर एक प्लान तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाजपा के उस सिस्टम में जिन लोगों ने इस एक्ट को बनाया उसमें कोई बहुत सिर्फ ओबीसी से हैं, सवर्ण ही हैं, या सब लोग मिला के थे, और ये इतने बड़े मंथन की बात थी, सबको मालूम था कि इतना बड़ा अगर मैसेज जाएगा तो ये भी नहीं मालूम था क्या कि इसका असर कितना होगा। देखिए, एक चूक भी हो सकती है, यह एक स्ट्रेटजी भी हो सकती है, एक परीक्षण की रणनीति हो सकती है, ऐसा करने पे क्या होगा, अच्छा यानी आप कह रहे क्या हैं कि रिएक्शन आएगा, ये भी कंकड़ हो मार के सकता है। देखा गया पानी में, कंकड़ मार के देखा गया, ये भी हो सकता है, और चूक भी हो सकती है। लेकिन फिलहाल जो हुआ उसका संदेश तो नुकसानदायक ही रहा जी। उसका संदेश नुकसानदायक रहा। अब किन्होंने बनाई, कौन कमेटी में शामिल थे, यह बात गौड़ हो जाती है। नियम किसने लागू किया, ये बात आती है। सरकार किसकी है, सरकार किसकी, ये बात कौन है आती सरकार है। का। नंबर एक। नंबर दो, बात एक और बात समझनी पड़ेगी कि अब देश में किस तरीके की राजनीति का दौर आने वाला है, ये भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको ध्यान होगा कि 2 साल पहले राहुल गांधी या अखिलेश यादव, चाहे संसद में हो, चाहे सड़क पर हो, चाहे सभा में हो, चाहे मीडिया के सामने हो, सबसे बड़ा इशू उनका होता था जातीय जनगणना। सबसे बड़ा इशू होता था, हर जगह इसको लेकर के, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक इस चीज़ को लेकर के इन लोगों ने हंगामा किया। मैं उसी वक्त कह रहा था कि जातीय जनगणना 100% होगी और नरेंद्र मोदी की सरकार ही कराएगी। जी। हुआ वही, उन्होंने जातीय जनगणना की, हाँ हम कराएंगे, तो एक तरीके से क्रेडिट तो अपनी ओर ले लिया, हम कराएंगे, और उसकी प्रक्रिया भी शुरू हो गई, आप देख रहे हैं। उसके परिणाम भी आएंगे, लेकिन उसके परिणाम क्या आएंगे, वो तो ऑथेंटिक और आधिकारिक परिणाम होंगे। लेकिन परिणाम क्या होंगे, इसका संकेत आपको भी पता है, हमको भी पता है, जो इस वर्गों से जुड़े लोग हैं उनको भी पता है। जी। उनको मालूम है कि जातीय जनगणना के जो परिणाम आएंगे तो ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग साबित होगा, है सबसे बड़ा है। जी। तो जब ओबीसी सबसे बड़ा वर्ग साबित होगा, सबको पता है, तो साहब फिर वो कांशीराम का फार्मूला नहीं होता था, वो तो ही मांग करते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तो ओबीसी वर्ग सबसे बड़ा वर्ग हो पाएगा जी। तो उसको भी सबसे बड़ा संख्या में उसका हक चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। पॉलिटिक्स में भी वही होगा। तो मेरा तो मानना है कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे ऐसे अन्य राज्य जहाँ जातीय राजनीति की बड़ी अहमियत होती है, जहाँ जातियाँ ये तय करती हैं कि चुनाव के परिणाम क्या होंगे, जी। जहाँ जातियाँ एक ऐसी सच्चाई हैं जो बताती हैं कि साहब ये होगा, ये जीतेगा, ये हारेगा, ये गोलबंदी ऊपर है, ये नीचे है। तो साहब जब ये चीज़ पता है कि यही होना है, तो कोई भी पार्टी उस फार्मूले को, उस सच को
कैसे इनकार कर सकती है? उसको तो उसी लाइन पे आना होगा। आप प्रो ओबीसी नहीं रहेंगे तो फिर आपकी पॉलिटिक्स कितनी मुकम्मल होगी ये कोई कह नहीं सकता साहब। आपको तो उस लाइन पे जाना पड़ेगा। इसलिए तो मैं तो कहता हूँ, बड़े लोग बात करते हैं क्या, हमने कहा चलिए ठीक है योगी आदित्यनाथ जी तक है तो है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के कोई अगर ठाकुर या ब्राह्मण नेता सोचता है कि वो आगे चल के मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बड़ा गलतफहमी का शिकार है। तो हम वैसे भी ये माने क्या कि एमपी में जो डिसीजन हुआ मोहनलाल यादव को बनाने का, हरियाणा में जो डिसीजन हुआ नायब सिंह सैनी को बनाने का, उत्तर प्रदेश में डिसीजन हुआ कि भाई पंकज चौधरी जी को बनाने का, तो जहाँ जहाँ भी ऐसा हुआ तो वो था कि भाई ओबीसी अगर है तो रिप्लेसमेंट उसका ओबीसी ही होगा। और इसके बाद लेटेस्ट सम्राट चौधरी वाला जो डिसीजन हुआ, जबकि सम्राट चौधरी तो बाहर के ही हैं, पहली बार भले भाजपा की सरकार बन गई हो बिहार में अपनी, लेकिन नेता तो ये मूल तो भाजपा ही है नहीं। तो मतलब लेकिन सिर्फ इसी ओबीसी वाली जिस राजनीति की आप बात कर रहे हैं तो भाजपा वही कैलकुलेशन के साथ आगे बढ़ रही है। वो कैलकुलेशन तो जरूरी था बिहार जैसे राज्य में जी, और आगे आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में भी जरूरी होगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी तैयारी है जी, चुनाव लड़ने की 2027 का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बात का खतरा हमेशा रहेगा जी, कि जब जाति जनगणना के परिणाम आएंगे जी, बिल्कुल भाई, और ओबीसी उसमें पहाड़ जैसा उसका आंकड़ा होगा, आंकड़ा और उसका कद होगा, जी, तो साहब हम क्या करेंगे? तो इसलिए मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी में आने वाला कल ओबीसी वर्ग का है, उसकी मजबूरी है, उसको रखना पड़ेगा। तो ये तो वैसे भाजपा जिसे कहते हैं सवर्ण कहते हैं भाई हमारा हमारा मूल काडर तो भाजपा है, क्योंकि सवर्ण के साथ कहा जाता है कि भाई ब्राह्मण ठाकुर क्षत्रिय अगर ब्राह्मण क्षत्रिय और बनिया अगर वोट भाजपा को नहीं करेगा तो एंटी भाजपा वोट कम से कम नहीं करेगा। तो मेरे ख्याल से ये मिथक तो फिर वैसे ही काम करेगा, भाजपा को लगेगा ठीक है भाई इन्हें या तो ये हमारे लिए वोट करेंगे या फिर चुपचाप साथ बैठ जाएंगे। देखिए एक ज़माना ऐसा था जब ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी यानी तत्कालीन जनसंघ के मुकाबले कांग्रेस को ज़्यादा वोट करता था। जी, तो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर रहा है। ये तो जब से मंडल कमंडल की राजनीति का दौर आया तब से ब्राह्मण एक मुश्त करीब करीब मतलब लाइन शेयर जी, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर चला गया। और ब्राह्मणों की ये विशेषता कही जाएगी कि तमाम परिस्थितियों के बावजूद ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। साल 2007 जब उत्तर प्रदेश में मायावती ने पहली बार एक राजनीतिक प्रयोग किया और दावा किया कि ब्राह्मणों का बहुत बड़ा समर्थन हमको मिला है और इसलिए हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है, उस वक्त भी मेरा मानना है कि ब्राह्मणों ने ज़्यादा फीसद वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। अच्छा, ब्राह्मणों का एक छोटा वर्ग है जो गया बसपा के साथ, लेकिन उस वक्त भी जब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बड़ी कमज़ोर थी, तब भी ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया। क्षत्रिय जरूर बीच बीच में उलट पलट करते रहे, अपने हिसाब से वोट करते रहे। आज क्षत्रियों का एक बड़ा फीसद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन ब्राह्मण नहीं बदला, उसने तो लगातार वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को। इसीलिए मैं कहता हूं कि नाराजगी भी जो है भारतीय जनता पार्टी इसको दूर करने का कोई न कोई यत्न अवश्य कर रही होगी या करेगी, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ जाएंगे कहाँ। एग्जैक्टली वही बात है। वैसे भी आप बताइए, ब्राह्मण जो अच्छा खासा फीसद है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 14 से 15%, 14%, 11-12% जो लोग बताते हैं गलत बताते हैं,
14 से 15% ब्राह्मण है, और ब्राह्मण भाजपा के साथ है। उसका दिक्कत है, कहाँ जाएगा? समाजवादी पार्टी में एक दो चेहरों को छोड़ दिया जाए तो समाजवादी पार्टी का ब्राह्मणों से कोई रिश्ता ही नहीं रहा साहब, कोई कुछ कह दे। अब अखिलेश यादव नए मिजाज के समाजवादी हैं, नए इक्वेशन की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि मुलायम सिंह यादव जब सक्रिय राजनीति में रहे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो ब्राह्मणों को बड़ी तवज्जो समाजवादी पार्टी में नहीं होती थी। कुछ गिनती के चेहरे, जनेश्वर मिश्रा और ब्रजभूषण तिवारी, दो चार नाम आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे आज की तारीख में आप नाम ले माता प्रसाद पांडे, इस प्रकार से थे। क्योंकि लेकिन कहा जाता है कि मुलायम सिंह ने क्षेत्रीय छत्रप जो भी बनाए अपने दौर में, दो दो तीन तीन जिलों में, वो सब वही ओबीसी बिरादरी के बनाए, वर्मा बनाए, कुर्मी बनाए, यादव बनाए। हाँ, यादव ज़्यादा बनाए। जी। समाजवादी पार्टी के साथ बुराई क्या है? बुराई यही तो कही जाती थी उसकी कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो यादव वर्ग उद्दंड हो जाता है, क्योंकि यादव वर्ग को ही सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। उनके लिए ओबीसी के मायने यादव हैं, ऐसे ही कहा जाता है। यही तो कहा जाता था, यही तो कहा जा रहा है। जो दूसरी पार्टियों को ओबीसी यही तो कहते हैं, यही तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि वहाँ ओबीसी का मतलब यादव है, यादव के अलावा वहाँ कहीं कोई लीडरशिप ही नहीं डेवलप हो सकती, यही तो उनके आरोप थे। तो जो मैं बात कर रहा था ब्राह्मणों वाली, तो ब्राह्मणों के पास कोई ऑप्शन नहीं। कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब हो चुकी उत्तर प्रदेश में, कांग्रेस का शरीर गले तक सड़ चुका। इस बार तो अच्छा प्रदर्शन किया 24 में उन्होंने। तो प्रदर्शन तब किया जब समाजवादी पार्टी के साथ। हाँ, ये भी सच है। कांग्रेस ने अपने भविष्य को देख करके कोई स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कभी नहीं की उत्तर प्रदेश में, और लगातार उसकी स्थिति खराब होती रही। जब कांग्रेस अमेठी की सीट हार जाए साहब, कल्पना कीजिए तो क्या स्थिति रही होगी। पिछली लोकसभा में कांग्रेस का खाली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, रायबरेली सोनिया गांधी। तो कांग्रेस की दुर्गति के विषय में तो कोई बात करना ही बेकार है। तो कांग्रेस की इतनी खराब हालत है, ब्राह्मण वहाँ जाके क्या करेगा? ब्राह्मण थोड़ा विवेकवान, बुद्धिमान एक वर्ग माना जाता है ना, वो तो ओपिनियन मेकर है, वो तो तय करता है किसको आना चाहिए, किसकी ज़्यादा इसको लाओ, ये मत बनाता है लोगों का जी। तो अपने आप में कुमति वाला कार्य नहीं कर सकता है, तो कांग्रेस में जा नहीं सकता, जाने की स्थिति नहीं है। समाजवादी पार्टी से कोई बहुत बड़ा रिश्ता नहीं रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने जब घोषित रूप से ब्राह्मणों का साथ लिया और दावा किया कि हमको साथ बड़ा मिला, उस वक्त भी कितने ब्राह्मणों को भला हो गया? एक दो चार चेहरों को छोड़ दीजिए तो कितने ब्राह्मणों को भला हो गया? ब्राह्मणों के लिए कौन सा अलग से ऐसा कार्य हो गया जिसको लोग याद करें? आप त्रिपाठी हैं, आपको याद है ना? मैं तिवारी हूँ, मुझे भी नहीं याद है, जबकि हम दोनों लोग उस प्रोफेशन से हैं जी, जिस प्रोफेशन में यही सब चीज़ें याद की जाती हैं। ठीक बात है। यही हम लोगों की गीता, कुरान और बाइबल है जी। हमको तो नहीं याद है, आपको याद हो तो बताइए। नहीं, उन्होंने हर जगह फेस सेविंग के लिए बस एक दो चेहरे बना दिए। वही बात हुई ना, वही बात हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद रहती है, उसके बहुत से कारण हैं, उसकी चर्चा में पूरा दिन गुजर जाएगा। लेकिन बस जैसे मंडल कमंडल की आपने बात की कि उस दौर में भाजपा ने कमंडल चुन लिया, और आज अभी जो हम जिस दौर में हैं, इस दौर में तो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी है, तो जाहिर सी बात है फिर भाजपा को क्या कमंडल छोड़ के मंडल पकड़ना पड़ेगा? बात तो वही हुई। कमंडल में अब रह क्या गया मुझे बताइए? कमंडल में क्या बचा है पॉलिटिकली? काशी मथुरा का तो नारा दिया रहता है। काशी मथुरा पे कोई अट्रैक्शन आपने देखा? कुछ रिस्पांस आपने देखा? अयोध्या का तो काम बराबर हो गया। अयोध्या में जब मंदिर बना इतना विशाल, जिसकी उम्मीद बताते हैं, जिसकी अपेक्षा, जिसका इंतज़ार सैकड़ों साल से था, कम से कम इधर के दौर में देखें तो आज़ाद भारत के समय से लगातार जिस का इंतज़ार था,
जब वो उम्मीद पूरी हुई, जब उस सपने ने धरातल पर अपना स्वरूप लिया, तो भारतीय जनता पार्टी क्या मिला? भारतीय जनता पार्टी अयोध्या और उसके आसपास की सारी सीटें हार गई। तो अब क्या बचा है? अब राम का नाम आप अपने मन की शांति के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, अपने धर्म भीरुता के भाव को बताने और जगाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन राम जी के नाम लेकर के आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं। ये तो 2 साल पहले ही साबित हो गया। इसमें तो वैसे नया भी क्या बचा है? हम क्या ये हम मतलब अब ये मान लें उस सारे सिनेरियो को देखते हुए कि राम से बढ़कर जो है वो जाति की राजनीति हो गई। साहब, राजनीति ऐसी है जिसके लिए आपको समस्त कर्म करने पड़ते हैं, हर प्रकार का दांव खेलना पड़ता है। आप एक ऐसे वकील की तरह होते हैं जनता के बीच में, जिसको जज के सामने 100 झूठ बोल करके भी अपने मुवक्किल को बचाना होता है। तो साहब आप क्या करोगे? आपके सामने तो सच्चाई अब वही है कि जिसने ओबीसी को बड़ी संख्या में पकड़ लिया वो अपनी सरकार बनाएगा। सरकार बनाना आज के दौर की राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। इसके लिए कुछ भी करेगा, झूठ बोलेगा, जान लेगा, बेवकूफ़ बनाएगा, जनता से धोखा करेगा, मतलब जनता की जाति गिनेगा और उस हिसाब से काम करेगा, तब फल पाएगा। ये राजनीति वाला जो है। तो लेकिन जनगणना के अगर आंकड़े आ गए और 27 के चुनाव के पहले, हालांकि उम्मीद कम है आने की, लेकिन अगर आ गए तो फिर तो अखिलेश तो ऑलरेडी 24 से नारा ही देना शुरू कर दिया पीडीए वाला, और पीडीए में वो लगातार गिनाते हैं, कभी पिछड़ा, कभी दलित, कभी अल्पसंख्यक, और कभी कभी अब तो उन्होंने ए को आधी आबादी भी कहना शुरू कर दिया, उसमें तो सारी जाति के लोग आ गए। तो भाई साहब, क्या आप अखिलेश यादव को बेवकूफ़ आदमी समझते हैं? उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री रहे हैं जी, लोकसभा के सदस्य रहे हैं, यूपी में लीडर अपोजिशन रहे हैं, एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहिए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी को 2 साल पहले ही लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ी चोट दी है। ऐसी चोट जो जल्दी भूलेगी नहीं, ऐसी चोट जो न मिली होती तो ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को देखना नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी को। आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल। तो अखिलेश ने, तो अखिलेश हल्के फुल्के तो है नहीं। अखिलेश भी अपनी रणनीति के हिसाब से काम कर रहे हैं। उन्होंने भी जाति गिना है, वर्ग गिना है, तब नारा दिया। अब एक बार नारा दे दिया तो नारे को आगे पीछे घटाते बढ़ाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अखिलेश तो उसी लाइन पे चल रहे हैं। अखिलेश की जो लाइन 22 में चल नहीं पाई थी, 24 में चल गई, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो स्वयं ओबीसी वर्ग से आते हैं जी, और ओबीसी की बात करते हैं। वही सब तो कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से आज की तिथि में ऐसी परिस्थितियां बनी हैं। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि लड़ाई तगड़ी है, हल्का मामला नहीं है। दोनों सेनाएं एकदम चढ़ करके खेल रही हैं, कोई सामान्य बात नहीं है। तो ये बात तो आएगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भी उसको पता है कि वो कैसे एड्रेस करे इस बड़े वर्ग को, जिसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है परिणाम तय करने में, जिसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम तय करने में बड़ी भूमिका निभाई है। 14 में, 17 में, 19 में, 22 में अगर उस वर्ग का कोई भी ब्लॉक नाराज है
तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा बीजेपी को, उसको समझाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए संदेश देना पड़ेगा। यही सब तो चुनौती आज की तारीख में है। जी। बाकी तो ये जानिए, अभी दोहराने वाली बात हो जाएगी, लेकिन चूंकि बात महत्वपूर्ण है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास केंद्र में सत्ता है, उत्तर प्रदेश में सत्ता है, खुला आसमान है, बड़ी बड़ी योजनाएं ला सकते हैं, प्रत्यक्ष प्रभावित करने वाली ऐसी योजनाएं ला सकते हैं जो जनता को एकदम उसका मस्तिष्क बदल दे। ये होता है। और अपोजिशन आरोप लगाता रह जाए। बिहार में क्या हुआ? यही तो हुआ था। बिहार में तो अपोजिशन बड़ा बीटेड था कि हम तो मैदान मार लिया है इस बार। तेजस्वी बाबू अपना पूरा फुल चेहरा चमका करके, फेशियल वगैरह लगा करके, कॉन्फिडेंस से लवरेज मुख्यमंत्री पद की शपथ की तैयारी कर रहे थे। जी। अल्टीमेटली क्या हुआ? डबल डिजिट में आ गए। तो यही तो चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की खुसूसियत है, उनकी विशेषज्ञता का विषय है कि वो कैसे हारी हुई या बराबर की बाजी पलट देते हैं। भाजपा के लोगों को तो यही कॉन्फिडेंस है जी। उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा कि 24 में कितना हार गए। उनको लगता है भाजपा इसके पास बड़ा सिस्टम है। लेकिन ध्यान रखिए, कभी कभी इस तरह के मुगालते भी जमीन पर औंधे मुँह गिर जाते हैं। इससे भाजपा को बचना होगा, इससे भाजपा को बचना होगा। जी। तो हेमंत जी, ये बताइए कि जैसे अखिलेश यादव तो ऑलरेडी, चूंकि जाहिर सी बात है वो एक क्षेत्रीय दल के रूप में जो है समाजवादी पार्टी की नींव बनी, तो उसमें जितने भी वर्ग शामिल किए उसमें ओबीसी को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सेदारी उसमें मिली। तो क्या पीडीए प्लस 24 का चुनाव और अखिलेश की लगातार जो रणनीति चल रही है, अगर जनगणना वाली बात अगर मेरे ख्याल से आधी भी हो चुकी आगे बढ़ती है और उसका मैसेज बाहर जाता है, तो ओबीसी की रेस में आप 24 के नतीजों में सपा, भाजपा और 27 के पूर्वानुमान के हिसाब से किसको आगे देखते हैं कि ओबीसी वर्ग को लेकर कौन ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है? अखिलेश यादव तो खुल्लम खुल्ला आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा। अखिलेश यादव ने परिणाम प्राप्त किया है जी। 24 का परिणाम प्राप्त किया है उन्होंने, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के सामने है। और वैसे भी जान लीजिएगा, कोई भी खेल हो, जब आप अपने खिताब को बचाने के लिए मैदान में होते हैं तो चुनौतियां आपके ऊपर ज़्यादा होती हैं। यानी जो डिफेंडिंग चैंपियन होता है, जो अपनी उपाधि की रक्षा के लिए फिर से मैदान होता है, तो चुनौतियां उसके सामने ज़्यादा हो सकती हैं, होती रही हैं, प्रेशर भी रहता है। तो इससे तो भारतीय जनता पार्टी को उभरना पड़ेगा, उसका उपाय तलाशना पड़ेगा कि हम अपना प्रेशर ईज कैसे करें, हम इन चैलेंजेस से कैसे पार पाएं, हम ओबीसी वर्ग को कैसे फिर से, जैसे पहले हमारे साथ था कई साल तक लगातार 4 चुनाव तक, भाई बताता रहा हूँ, 14 और 19 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन, 17 और 22 का असेंबली इलेक्शन, ओबीसी का बहुत बड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ था, समर्थ उसके साथ ही है जी। तो इसलिए तीसरा परिणाम उसको 4 चुनाव में लगातार मिले। तो वो क्यों नाराज है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे अपने पाले में फिर से लाया जाए, अखिलेश यादव के प्रति उसका जो इधर नया मोह उभरा है उसको कम कैसे किया जाए, ये सारी चुनौतियाँ भारतीय जनता पार्टी के सामने हैं। चुनौतियाँ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है जी, बड़े बड़े थिंक टैंक हैं, सब अपना मस्तिष्क का इस्तेमाल कर रहे होंगे और उसके परिणाम अभी धीरे धीरे सामने आना शुरू होंगे। अभी तो कई महीने हैं। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को जानते हैं कि महीने भर में 2 महीने में बाजी पलट लेते हैं, इस बात के एक्सपर्ट हैं। तो कुछ न कुछ करेंगे, पलट लेंगे। आप किसी भाजपा इस बात करिए
कि आज क्या स्थिति है, तो उनका कहना यार वो इसी थोड़ा कॉन्फिडेंस में है। थोड़ा दिक्कत है और ये है, परिणाम बड़े खराब थे। हमने कहा तो समस्या। उनका नहीं भाई साहब, जीतेगी तो भाजपा ही, आएगा तो मोदी। जी ये उनके भीतर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस जी ये क्रिएट हो जाता है। आप किसी से बात करो देखो, जी। यही कहता है। लेकिन साहब ये ज़मीन है, ज़मीन के बारे में एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि फिसलने के पहले ज़मीन देख लो। आप देख लो ज़मीन ठोस है या फिसलन भरी है। आपने देखा नहीं और कुर्ता पजामा झाड़ के ऐसे बढ़ने लगे और चटाक से आप गिरेंगे, मुंह के बल गिरेंगे, दांत भी टूट सकते हैं। इसलिए फिसलने के पहले ज़मीन देख लो, समझ लो कितनी दूर पानी है, कितना बड़ा गड्ढा है, जी कैसे पार पाना है, ये सारी चीज़ें हैं। जी तो भारतीय जनता पार्टी भी इन्हीं सारे हालातों से दो चार हो रही है, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर प्रदेश का महासंग्राम जी साल 2027, जी भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक का चांस। तो चांस मारने के लिए कुछ भी करेगा, ये तो होता है, जी ये तो कॉमन लाइफ में होता है, हमारे आपके जीवन में सामान्य तौर पर होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी पॉलिटिकल लाइफ है, उसके सामने इतना बड़ा टारगेट रखा है। सारे दांव चलाएगी, सारे दांव चलाएगी, क्योंकि यूपी तो यूपी है। ठीक बात। यूपी जीता तो दिल्ली जी। तो दिल्ली जीता। अच्छा अहमद जी, आपने अखिलेश यादव को आपने जैसे बताया कि 24 से जाहिर सी बात है माइलेज ले रहे हैं और अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे अभी आपने कहा कि खिताबी जीत के लिए उभर रहे हैं, अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं। सेकंड नंबर पे तो वही हैं, अपोजिशन में तो वही रहेंगे सबसे पहले। तो अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स में और मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स, आपने दोनों को देखा हुआ है, तो इन दोनों में आपको बेसिक फ़र्क क्या नज़र आता है? देखिए, बेसिक फर्क वैसे ही है कि आप कावासाकी की बहुत ऐसी मोटरसाइकिल चल रहे हैं जो 4 लाख की है। मैं एटलस की साइकिल से चल रहा हूँ। अच्छा। तो साइकिल से जो चलता है उसको सब कुछ नज़दीक से कायदे से दिखता है। मोटरसाइकिल सवार जो होता है उसकी स्पीड काफ़ी होती है, बहुत सी चीज़ें न चाहते हुए भी इग्नोर हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा ज़मीन की राजनीति की, अभाव का जीवन जिया उन्होंने बहुत सालों तक। जी उसके बाद सत्ता का लाभ देखा। जी अखिलेश यादव को सब कुछ बना बनाया मिला, मतलब तैयार फील्ड मिली, एक बड़ा अवसर मिला उत्तर प्रदेश को चलाने का साल 2012 से 17 तक। दिक्कतें बड़ी नहीं, लेकिन उसका जो सेकंड हाफ है, मेरा मानना है कि बहुत अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की, बहुत विजनरी प्रयास उनके रहे, परिणाम भी उसके ठीक दिखे, खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने और बहुत से विषय को सही करने में। लेकिन जो बेसिक बुराइयां समाजवादी पार्टी की सरकार की होती थी, वो उसको दूर करने में बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहे और इसलिए परिणाम बहुत बुरा आया साल 2017 में उनके लिए। मेरा मानना है कि मुलायम सिंह यादव जिस तरीके की राजनीति करते थे, उनके एकमात्र पुत्र होने के बावजूद अखिलेश ने उनकी 50% खूबियों को अंगीकार कर लिया होता
तो आज जो हैं बड़े नेता हैं और बड़े नेता होते हैं अखिलेश। अच्छा, 50% भी नहीं कर पाए? बड़ी खूबियाँ थी, ज़मीनी स्तर की खूबियाँ थी। अखिलेश उनके बेटे हैं, स्वाभाविक रूप से उनका उनका खून है, उनका असर उन पर है और अब बड़ी मैच्योर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अब बहुत मैच्योर्ड पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन एक बात जानिए, अब बाप तो बाप होता है, अच्छा। बाप तो बाप होता है साहब। जी। हर चीज आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। फर्क भी होता है, जैसे वक्त का फर्क, तकनीक का फर्क, समय की आवश्यकताओं का फर्क जी। और मुलायम सिंह यादव में धैर्य बहुत था, धैर्य बहुत था। आप सोचो, जिसके बारे में कहा जाता था कि विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार में उनका इनकाउंटर कर दिया जाएगा, वो आदमी, उसने धैर्य नहीं छोड़ा, लगा रहा और 3 बार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, देश का रक्षा मंत्री बना। तो धैर्य था। जो अभाव और संघर्ष की परिस्थितियों का सामना मुलायम सिंह यादव ने किया, वो अखिलेश यादव ने नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि आज के राजनेताओं में अखिलेश यादव अलग किस्म के हैं। पॉलिटिक्स में आगे आने की एक ज़ील उनके भीतर है और अब ये एक स्वतंत्र अवसर उनके लिए है। भाई, जब मुख्यमंत्री बने तो सब कुछ बना बनाया मामला था। जी। पिताजी थे, चाचा जी थे, पार्टी के निष्ठावान नेता कार्यकर्ता थे। 17 में अखिलेश यादव को एकदम प्रथम बार स्वतंत्र अवसर मिला, नहीं परफॉर्म कर पाए। 22 में कई बुनियादी गलतियां उनसे हुई, जिसके नाते जितना अच्छा प्रदर्शन हो सकता था उतना अच्छा नहीं हुआ। 111 सीटों पर सिमट गए, 160-65 भी जीत सकते थे। बहुत सी सीटें 500, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1500, 2000 उठ जा रहे, वो मैनेज कर सकते थे। यही अनुभव की कमी या एक स्ट्रेटजी का लचीलापन ये सामने आ जाता है, वो कर सकते थे। 2022 के असेंबली इलेक्शन में जब 5 साल से नाराज रहे चाचा, 6 साल से वापस आ गए थे, तो शिवपाल सिंह का और बेहतर इस्तेमाल कर सकते थे, खासतौर से ईस्टर्न यूपी में, सेंट्रल यूपी में और ईस्टर्न यूपी में जितना कर सकते थे नहीं किया। यही तो अनुभव की बात होती है। जी। ये भी कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप को वो वैसे नहीं हैंडल कर पाए जैसा मुलायम सिंह करते थे। मानते हैं आप इसको? आज़म खान उधर नाराज़ हो गए और तमाम ऐसे फैसले हो गए। आजम खां की नाराज़गी मुस्लिम लीडरशिप को साधने का कोई एक बड़ा कारण नहीं हो सकती है। जी। आप ये भी तो ध्यान दीजिए कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के राजनीति के समय में भी तो बड़ा परिवर्तन आया है, बहुत चीज़ें बदल गई हैं। और मुलायम सिंह यादव ने तो तब भी राजनीति की सफलता के साथ की जब उनको मौलाना मुलायम सिंह कहा जाता था, मुल्ला मुलायम कहते थे। मुल्ला मुलायम कहा जाता था। मतलब मुसलमानों का घनघोर समर्थक खुद मुसलमान हो गया है, इस तरीके के इल्जाम उन पर लगते थे। लेकिन ये जो राजनीति बदली है बाद के सालों में, उसमें आप आज की तारीख में तो अखिलेश यादव पर भी इल्ज़ाम लगते हैं, अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगता है। योगी आदित्यनाथ जी क्या इल्ज़ाम लगाते हैं? लगाते हैं कि मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हाँ, आतंकियों को बिरयानी खिलाते हैं, यही सब तो उनके ऊपर आरोप लगते हैं। लेकिन
मुलायम सिंह यादव ने कभी ये नहीं स्थापित करने की कोशिश की कि वो भगवान के प्रति उनकी बड़ी आस्था है। आज की अवस्था है, अब वो दौर नहीं रहा। जी। आज की जरूरत है। अखिलेश यादव को पता है कि खाली मुस्लिम और यादवों के बल पर सरकार नहीं बनाई जा सकती। और वैसे भी मेरा अपना याद से नहीं, मैं 25 वर्ष से लगातार एक बात कहता हूं पंकज जी, कि कोई पार्टी हो, कोई पार्टी, जब तक उसे उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट का एक लायन शेयर नहीं मिलेगा, तब तक वो सरकार नहीं बना सकता। तो अखिलेश यादव को भी तो आज के जो फार्मूला चल रहा है उस लाइन पे सोचना पड़ेगा ना। हेमंत जी, आप मायावती की रेलेवेंसी कैसी देखते हैं इस 27 के चुनाव में? क्योंकि पिछले 3-4 चुनाव से लगातार वो सब लाइन जो डिक्लाइन होती चली जा रही है वो एकदम शून्य पे आकर लगता है खत्म हो रही है। इस स्थिति के लिए मायावती स्वयं दोषी हैं, उनके अतीत के अपराध दोषी हैं। भविष्य को सही रखने की, फ्यूचर की पॉलिटिक्स को प्लान तरीके से एग्जीक्यूट करने की जो जरूरत थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। अच्छा। उनकी जो कमियां थी अतीत की, उनके भविष्य में उनके लिए घातक साबित हुई। और आप खुद समझ लें कि जो महिला इतनी शक्तिशाली रही हो राजनीति में कि 2 साल पहले तक उसने उत्तर प्रदेश का शासन किया हो मुख्यमंत्री के तौर पर साल 2012 तक, और 2014 में उसकी पार्टी का लोकसभा में स्कोर 0 हो जाए। जी। 2 ही साल तो गुजरे थे साहब। जी। ठीक 2 साल बाद पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे और हाथी बोला पों, 0, इतना बड़ा। और उसके बाद से लगातार स्थिति खराब होती गई और आज की तिथि में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का मात्र एक विधायक है। वो भी बताते हैं कि अपने दम पर चुनाव जीत कर गया हुआ है उमाशंकर सिंह रसड़ा। तो आप क्या कह सकते हैं? उनके ऊपर सीधे सीधे इल्जाम लगता है कि भाजपा की न सिर्फ बगलगीर हैं बल्कि भाजपा का रास्ता कैसे प्रशस्त हो इसमें उनकी सहायक की भूमिका रहती है। जी, मैं उसी सवाल पे आ रहा था कि ये आपने जो लैक ऑफ प्लानिंग की बात की, ये उसका असर है या फिर बाहर से प्रेशर है उन पर ऐसा करने का? और अगर प्रेशर है तो किस टाइप का प्रेशर है जिसको लेकर अक्सर चर्चा होती है? वो देखिए, इसका तो कोई उदाहरण हम आप दे नहीं सकते हैं जी। लेकिन ये सच है कि पिछले 2 चुनावों में, पिछले चुनाव में तो बहुत ज्यादा, साल 2022 में जाने किस मजबूरी में मायावती ने ऐसे कैंडिडेट्स दिए बहुत से स्थानों पर जो उनको नहीं देने चाहिए थे। उनकी स्ट्रेटजी कुछ इस तरीके की रही कई जगहों पर जिससे समाजवादी पार्टी का नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो, बसपा का फायदा हो न हो। इस तरह के बहुत से कैंडिडेट देखे गए। ये कहा रहता था कि लिस्ट ये बीएसपी से सिर्फ जारी हो रही है, तैयार भाजपा ऑफिस में की गई है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये सरकार लेकिन इससे मिलती जुलती स्थिति तो कहीं ना कहीं जरूर रही, तभी तो ऐसे कैंडिडेट्स आते हैं। आए इसकी वजह मुझे क्या मानते हैं? आपने तो सारे दौर देख रखा है पिछले 40-41 साल में। देखिए इसमें कोई चीज़ छुपाने वाली नहीं है, लेकिन अब किसी को आरोपित करना तो हमारे स्वभाव में नहीं है जी। लेकिन है कि कभी कभी कुछ नसें कमज़ोर होती हैं
कुछ नसें कमज़ोर होती हैं। तो कमज़ोर नसों को जो शक्तिशाली है वो दबा सकता है। तो जब कमज़ोर नसें दबाई जाएंगी तो आदमी क्या करेगा? तो इसका मतलब ये सिर्फ केंद्र नहीं, केंद्रीय एजेंसियों का भी इन्वॉल्वमेंट है, सारी एजेंसी वही क्या चीज़। कर, एजेंसी आप भी कह सकते हैं, बात सही कह सकते हैं। वही कॉमन आदमी ये बात तो कह ही सकता है कि जिन मायावती के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा कमाने का आरोप है, आरोप उन्होंने लगाया जो वर्षों तक उनके सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके बगलगीर रहे हैं, उनके सबसे करीबी रहे हैं, घोषित रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जब बसपा छोड़ी तो यही तो कहा कि ये तो दौलत की ही देवी है, पैसे के बिना कोई काम नहीं करती, मिलने जुलने की मीटिंग का पैसा लेती हैं, ये है वो, यही सब ने कहा। चाहे नसीमुद्दीन हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे लालजी वर्मा हो, और तो और अकबरपुर बस अड्डे पर एक ज़माने में जो चूहा मारने की दवा बेचा करते थे, लैला मुसवा की दवैया हो किसनवा बालमा, छोटा सा माई खेलर लगा करके अकबरपुर बस अड्डे में जो साहब चूहा मारने की दवा बेचते थे, मायावती ने पहली बार उनको टिकट दिया, चुनाव लड़ाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, कैबिनेट मंत्री। उन तक ने कहा कि मायावती को पैसे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। तो जब पैसे पर लगातार उनके ऊपर आरोप आए कि पैसे लेती हैं, तो आप मुझे बताइए, अगर इतना पैसा उन्होंने कमा लिया बकौर उन्हीं के खास रहे लोगों के द्वारा, अपोजिशन का छोड़िए जो आरोप लगाता है, तो साहब इतने में तो ये जो इनकम टैक्स है, ये जो ईडी है, ये तो बहुत तेज धावा बोल देता है। कितनी बार धावा बोला है एजेंसियों ने, आपको याद हो तो बताइए। मायावती या उनके करीबियों पर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी कितनी बार उनकी छापेमारी हुई? नहीं हुई। एक बार शायद इनकम टैक्स ने वो आनंद कुमार जी उनके भाई हैं जी, नोएडा में उनके परिसर पर एक बार छापा पड़ा था, उसके बाद आपने सुना नहीं। तो इसलिए भी लोग कहते हैं कि शायद इनको भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप का और केंद्र सरकार का संरक्षण है, इसलिए इतने सारे इल्ज़ामों के बावजूद सेंट्रल एजेंसी जैसे दूसरे स्टेट्स में या और बड़े बड़े अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनके साथ जो सलूक करती है, इनके साथ क्यों नहीं कर रही हैं? ये लॉजिक लोग देते हैं। अब असलियत क्या है इसको मायावती जाने, भाजपा जाने या फिर प्रभुराम जाने। हम लोगों के सामने तो यही चीज़ें सामने जो आई हैं उस तरह करें। इसलिए कहा जाता है कि भाई भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती है वैसे कैंडिडेट फील्ड करवाती है उनसे। तो 27 में उनकी मायावती की और बीएसपी की रेलेवेंसी नहीं रहेगी? रेलेवेंस तो कभी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि एक अच्छा खासा फीसद वोट मिलता है। एक ज़माने में जिनको दलितों का 90% वोट मिलता रहा हो, जी, वो 46-45 पे गिर जाए, तो ये तो उनके डिक्लाइन का बहुत बड़ा दर्जा है, गिरावट की एक बहुत बड़ी स्थिति है। लेकिन अभी फीसद वोट तो मिलता ही है। तो लेकिन अच्छा 27 में खासा आप कोई मिलता करंट है। नहीं देख रहे हैं कि मैं कोई BSP नया से? करंट नहीं देख पा रहा हूँ। कुछ नया लोग कहते हैं कि बहन जी हैं इस बार आएंगी और किंग मेकर साबित होंगी और क्या साबित होंगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कहाँ साबित होंगी। आप पास न पहले जैसे वर्कर हैं, न पहले जैसे ऑर्गेनाइज़र हैं जो स्ट्रेटजी बनाते थे, जिनकी शिनाख्त थी। ठीक है, आपने बहुत छोटे से उनको बड़ा बनाया, लेकिन जनता के बीच के थे बड़े फिगर सब हो ही गए थे। वो सब कहाँ है? वो नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो एक सख्त ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप था वो बिखर गया। तो मैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मायावती से नहीं कर रहा हूँ, और मेरा भी मानना है कि सीधी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी, यानी एक तरफ योगी और मोदी का चेहरा और दूसरी तरफ अखिलेश का चेहरा। तगड़ी लड़ाई है, सीधी लड़ाई है। और तीसरा कोण
बनने के मुझे दूर दूर तक कोई आसार नज़र नहीं आते। अच्छा, और ओवैसी भी इस बार बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2-3 साल के अंदर, मतलब 22 के बाद लगातार जिस हम मुस्लिम लीडरशिप की बात कर रहे थे, तो ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जा रहा है समाज में, समाजवादी पार्टी या उसके आसपास के जो लोग हैं, कि भाई मुस्लिम लीडरशिप में इस बार जो है ओवैसी की तरफ का रुझान जो है, तो लोग देख रहे हैं, और ओवैसी इस बार सुना है बड़ी ताकत से जो है यूपी में तैयारी कर रहे हैं, तो उसका कुछ उन्हें कुछ बेनिफिट मिलेगा, या वो भी मायावती तरह इररिलेवेंट टाइप के रहेंगे कि भाई कुछ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा? देखिए, अब सभासदी का चुनाव हो सकता है 2-4 सीटें ओवैसी को मिल जाएं। ओवैसी बहुत मैटर नहीं करने वाले हैं। ओवैसी खाली इतना है, ओवैसी का रेलेवेंस उत्तर प्रदेश के चुनाव में मात्र इतना है कि वो मुस्लिमों को कितने वोट पाते हैं, यानी समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का कितना नुकसान करते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में कई ज़िले ऐसे हैं जहां ओवैसी के ठीक ठाक समर्थक हैं, लेकिन इतने ठीक ठाक भी नहीं हैं कि कहीं सीट जीत सके। और 2027 में ओवैसी का खाता उत्तर प्रदेश में खुलेगा, इसकी संभावना मैं शून्य देखता हूँ। लेकिन कई सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों को मिलने वाले वोट अखिलेश यादव के लिए घातक हुए हैं 2022 में, और 27 में और ज़्यादा घातक हो सकते हैं। फिर भी मेरा मानना है कि मुस्लिम मतदाताओं का बहुत बड़ा वर्ग 90% तक आप जा सकते हैं जी, वो समाजवादी पार्टी को मिलेगा। लोग लाख कोशिश कर लें, मायावती तमाम मुस्लिम कैंडिडेट्स उतार दें, या असदुद्दीन ओवैसी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ जाएं, मुस्लिम मतदाताओं पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुस्लिमों का बड़ा रुझान, बड़ा सपोर्ट समाजवादी पार्टी के लिए रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। यानी ओवैसी और मायावती, इन दोनों की भूमिका लगभग लगभग एक जैसी रहने वाली 27 के चुनाव में? नहीं, इन लोगों की स्थिति तो मूस जानते हैं? जी, चूहा चूहा। चूहा से ज़्यादा अच्छी नहीं है। और एक देहात में, खासतौर से पूर्वांचल में कहावत होती है कि मूस अगर मोटा होगा, मूस मोटाएगा तो लोढ़ा नहीं बन जाएगा। जी, मतलब चूहा कितना भी मोटा हो जाए तो भी आप समझ लें अधिकतम कितना मोटा होगा। जी, वो जो लोढ़ा होता है, जिससे सील का जो बट्टा होता जी, है, जी, वो बट्टा नहीं बन जाएगा। तो बढ़ सकते हैं, घटना बढ़ना तो सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन प्रभावी होंगे ये मुझे कम नज़र आता है। जी। तो ये थे हेमंत तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव की हवा क्या रहने वाली है, अखिलेश यादव किस रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे उन्हें कामयाबी मिल सकती है, और इसी कामयाबी को रोकने के लिए भाजपा को क्या करना होगा, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी पीएम सीएम डबल इंजन वाली सरकार को क्या करना होगा, मायावती कितनी रेलेवेंट रहेंगी, और ओवैसी क्या असर छोड़ पाएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति, और इन तमाम विषयों पर अपने विचार रखने के लिए हेमंत तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत बस लाइव पर आने के लिए। नमस्कार।